हेलो एवरीवन। आज के हिंदुस्तान में जब बच्चा 16 साल का होते ही सबसे पहले सपना देखता है कि उसके पास एक काली गाड़ी हो जिसके काले शीशे और काले टायर हों। स्कॉर्पियो उनके लिए वरदान बन चुकी है और आज हमारे पास है स्कॉर्पियो Z4 ब्लैक कलर में। तो इसका हम करेंगे फुल इन डेप्थ रिव्यू। हाँ, मार्केट में 2 साल पहले से है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें इंप्रूवमेंट्स हुई है और अपने पास तो ये अभी आई है ना, तो इसका रिव्यू करना तो बनता है। देखो, बॉनेट खुला हुआ है। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये मैंने कार की अनलॉक, जैसे ही इसे लॉक करूँगा ये 5 बार हॉन्ग करती है दिखाने के लिए कि आपका बॉनेट या दरवाज़ा खुला हुआ है। बहुत हैवी बिल्ड कार है। जैसे कि इसका बॉनेट ही खोल के देखते, देखो ये उल्टे हाथ से खोलना इसे बहुत मुश्किल है, फिर भी खोलेंगे। इसमें आता है 2200 सीसी का महिंद्रा का वही फेमस इंजन। इंजन भी इतना बड़ा है कि अभी भी इसमें डीजल इंजन होने के बावजूद भी इतनी जगह खाली है। देखो, इसमें और बड़ा इंजन ये एकोमोडेट कर सकती है। इसमें आता है आपका तकरीबन 200 bhp और 300 Nm का टॉर्क। गाड़ी दिखने में बहुत मैसिव और बहुत सुंदर है और अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है। इवन अपने प्राइस को ही जस्टिफाई नहीं करती, अपने प्राइस से ज़्यादा बड़ी गाड़ियों को बीट भी करती है। और ब्लैक कलर में देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। फ्रंट पे जाए तो Z4 में आते हैं डुअल बैरल हेडलैम्प्स और नीचे इंडिकेटर। पूरा सेटअप हेलोजन है, LED नहीं है, कंपनी की तरफ से LED में कन्वर्टेड है ऑनर की तरफ से। नीचे आ जाता है फॉग लैंप। ये है आफ्टर मार्केट नहीं, मतलब शोरूम से ही लगा हुआ है। इस मॉडल में नहीं आता है, लगवाया गया है। और बाकी किसी और मॉडल में, इस मॉडल में जो फ़र्क है वो ये है, टॉप मॉडल में इसमें आता है सिल्वर इंसर्ट, टॉप मॉडल में आता है क्रोम इंसर्ट। आगे से इसके अलावा कोई भी फ़र्क नहीं है, एज इट इज़ दिखती है, सब कुछ ऐसा ही है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। और जो फ़र्क आ जाता है वो यहाँ, इस मॉडल में आपको मिलते हैं स्टील रिम्स। ये हैं आफ्टर मार्केट अलॉयज़, मतलब है महिंद्रा के ही लेकिन ब्लैक कलर में लिए गए हैं इंस्टेड ऑफ सिल्वर कलर। टायर को भी अपग्रेड किया गया है। इसमें आते हैं 17 इंची, ये हैं 18 इंची। 18 इंची बोले तो टायर साइज़ नहीं दिख रहा है मुझे तो इसका, ये रहा 255/65 R18 और हाई स्पीड के टायर हैं, हाई स्पीड रेटेड टायर्स हैं। तो कुछ ऐसी ये दिखती है साइड से, ब्लैक फिल्म्स और ब्लैक अलॉय के बाद। दोनों ही चीज़ें तो बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। LED साइड रियर व्यू मिरर, ORVMs पर माउंटेड LED टर्न इंडिकेटर्स आ जाते हैं। फेंडर पे कोई इंडिकेटर नहीं है। बॉडी कलर्ड हैंडल्स आ जाते हैं। इसमें कोई भी कीलेस एंट्री नहीं है। पैसेंजर साइड है, भी ड्राइवर साइड भी दिखाऊंगा। यहाँ पर एक स्कॉर्पियो ने वो अंदर से खींचने वाला पुल टाइप ख़त्म कर दिया है। इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड ये है। अनलॉक करो गाड़ी को, डायरेक्ट इसे करो। जैसे कि चाबी कहाँ गई, गाड़ी अनलॉक, पुल करो। जर्मन टाइप का इसमें फ्यूल कैप आ गया है। 5 बार बजेगी दोबारा से, नहीं अब तो बंद हो गया। पीछे से कुछ ऐसी दिखती है। और इस पर सबसे बढ़िया लगता है ये वाला बैच हमको। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी बताएं। बड़ी वैगनार कह के लोग चढ़ाते ज़रूर है, लेकिन वही चढ़ाते हैं जिनको ये खलती है। आप इसे बड़ी वैगनार कह लो, वोल्वो कह लो, जो कुछ भी कह लो, लेकिन अपने प्राइस ब्रैकेट में ये बहुत ही जस्टिफाइड व्हीकल है। आगे इन्होंने क्रोम इंसर्ट नहीं दिया है, लेकिन देखो पीछे बम्पर पे आ जाता है क्रोम इंसर्ट। नीचे आते हैं सिल्वर स्किड प्लेट और थोड़ी बहुत आपको स्टपनी दिख रही होगी। साइड ओपन इसका टेल गेट है पहले की तरह, लेकिन सीट्स जो हैं वो फ्रंट फेसिंग हो गई है। यहाँ पर खोलने का मैकेनिज्म अभी भी आता है। और अगर बात की जाए तो इतना बूट स्पेस आपको मिलता है जो कि ना के बराबर है। 2-4 इसमें आपके लैपटॉप बैग्स आ सकते हैं, ट्रैवल बैग्स आ सकते हैं। बड़ा सूटकेस इसमें शायद ही आ पाए, उसके लिए आपको रियर सीट फोल्ड करनी पड़ेगी। जब फोल्ड की बात चल रही है तो वो भी देखो, देख ही लेते हैं। कहाँ गया ये जो स्ट्रैप है ना, ये आप स्ट्रैप देख पा रहे हो। इस स्ट्रैप को आप पुल करेंगे। अरे भाई, हाथ में क्यों नहीं आ रहा? तो सीट ऐसे फोल्ड हो जाती है। आगे बैग रखा हुआ है, नहीं तो और भी ज़्यादा फोल्ड होती। इसी सीट पर मैंने बैग रखा हुआ है, तो इस तरह का आपको बूट स्पेस उस टाइम पे मिल जाता है अच्छा खासा।
महिंद्रा का नया लोगो जब स्टार्टिंग में आया था थोड़ा वियर्ड लगता था, लेकिन अब हमें इस पड़ गई है आदत। गाड़ी साफ़ कराई थी तो देखो वाटर के मार्क्स है। क्रोम पार्ट में ये दिक्कत रहती है, आपको अलग से चमकाना पड़ता है इन्हें। बाहर से बहुत ही ज़्यादा मैसिव गाड़ी है और अंदर से स्पेस भी उतना ही ज़्यादा है इस गाड़ी में। आप अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो रूफ रेल्स मिल जाती हैं, नहीं आई डोंट थिंक ये रूफ रेल्स के साथ आई हैं, मुझे लगता है ये आफ्टर मार्केट रूफ रेल हैं जो ऑनर ने अलग से लगवाई हैं, लेकिन गाड़ी में अच्छी लग रही हैं और महिंद्रा की जेन्युइन एसेसरी भी है। यहाँ पे टॉप मॉडल में रनिंग में क्रोम आता है जो ऐसे स्कॉर्पियो की पूंछ बन के यहाँ तक जाता है, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे उस क्रोम पार्ट से ज़्यादा अच्छा ये ऐसे लग रहा है, अंडरग्राउंडेड सा लग रहा है, जैसे होता है ना डॉन बदमाश, वैसा लग रहा है। कुछ भी इसमें लाउड नहीं है इस टाइम पर और एकदम फर्स्ट क्लास लग रही है। नीचे के फुट रेस्ट को हटा दिया गया है, उसकी वजह से इसका देखो ग्राउंड क्लियरेंस दिखने में विजुअली बहुत ज़्यादा एनहेंस हो गया है। गाड़ी ऐसे लग रही है जैसे लिफ्ट कराई हो, लेकिन लिफ्ट नहीं कराई, सिर्फ और सिर्फ फुट रेस्ट हटाया। हालांकि उसे हटाने की वजह से अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। बात करें ड्राइवर साइड की, तो ड्राइवर साइड से बैठने पे आपको कॉकपिट ऐसे दिखाई देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। महिंद्रा की जो सोच है पता ही नहीं कहाँ ही जा रही है, उन्होंने अपने इंटीरियर्स को ग्राउंड से आसमान तक लिफ्ट कर दिया है। इतना बेहतरीन ये इंटीरियर लगता है। दरवाजे पे आप आओगे तो प्रीमियमनेस की थोड़ी कमी है। अगर ये क्रोम हो जाता है पार्ट, ये दोनों पार्ट, तो थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियमनेस आ जाती। अगर यहाँ पे थोड़ा सी पैडिंग होती तो और ज़्यादा प्रीमियमनेस आ जाती इसमें। तो प्रीमियमनेस की थोड़ी सी कमी है, लेकिन उस कमी को पूरी कर देता है ये साउंड सिस्टम। इस साउंड सिस्टम की आवाज़ बहुत अच्छी है, होल्ड करने में ये बढ़िया है, ऑपरेशन के लिए ये भी ठीक है, स्टडी लगता है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा लो क्वालिटी लगता है। बाकी और चीज़ इसमें ड्यूरेबल प्लास्टिक्स है, ऐसा नहीं है कि ये प्लास्टिक 2 दिन में टूट जाएगी। यहाँ पे अच्छी खासी थिकनेस मिल जाती है। जो ओल्ड स्कूल हैं, जिन्होंने पुरानी स्कॉर्पियो रखी है, पुरानी स्कॉर्पियो चलाई, जिन्हें ऐसे हाथ रख के गाड़ी चलाने की आदत है, उनको ये बहुत ज़्यादा प्लीज़ करेगा। जिनकी हाइट ज़्यादा होती है वो अक्सर विंडो के ऊपर ऐसे हाथ रख के गाड़ी चलाते हैं, तो उन्हें ये बहुत ज़्यादा प्लीज़ करेगा। अच्छी खासी यहाँ पे विड्थ है, यहाँ पे भी अच्छी खासी सपोर्ट आपको मिल जाती है। यहाँ पे 1 लीटर की बोतल आ जाती है, थोड़ी सी पॉकेट है। स्पेस अच्छा खासा मैनेज किया है स्कॉर्पियो ने, नहीं मैनेज कर पाई स्कॉर्पियो तो यहाँ पर स्पेस ये आज भी छोटा है पुरानी स्कॉर्पियो की तरह, और जिसमें कि इनके डॉक्यूमेंट्स आ जाए वही काफ़ी है, बाकी इसमें कुछ नहीं आता। ये आपको लेदर जैसा लगता जरूर है, लेकिन हार्ड प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, चिकनी प्लास्टिक है। ये ग्लॉस ब्लैक है, लेकिन इस पर से भी वो पॉलीथीन नहीं हटाई है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये पूरा पैनल ग्लॉस ब्लैक है, ये पूरा पैनल हार्ड प्लास्टिक है, रफ वाली, ये भी हार्ड प्लास्टिक है। तो मोर और लेस क्या, डैशबोर्ड 100% हार्ड प्लास्टिक से ही बना है। सिर्फ इस सिल्वर वाले इस सेंटर कंसोल को, इसको इतने पार्ट्स को छोड़ दिया जाए तो टच पॉइंट्स सॉफ्ट किए जा सकते थे, लेकिन एट द एंड वो पड़ते कस्टमर की पॉकेट पर ही। यहाँ पे आपको अंदर बाहर जाने के लिए हैंडल मिल जाता है, लेकिन ये सपोर्ट के लिए ही है, इस पर ज़्यादा वजन ना डालें, क्योंकि एट द एंड है प्लास्टिक का पार्ट। सीट आपको कुछ ऐसी मिल जाती है। सीट पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। इसमें एक प्रॉब्लम मेरे को ये लगी कि ये आपको पुश करती है लेग्स को नज़दीक रखने के लिए, आप इसमें चौड़े होकर नहीं बैठ सकते। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझे लगी। बाकी अगर इस वाली सीट की बात की जाए तो कमर की सपोर्ट अच्छी है, लंबर सपोर्ट अच्छी है, और ये सीट 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे और आगे पीछे 4 वे, सॉरी 6 वे नहीं 4 वे नहीं 6 वे, ऊपर नीचे आगे पीछे और यहाँ से फिर आगे पीछे 6 वे एडजस्टेबल सीट आ जाती है। इस पे वापस आएंगे जब तक चलते हैं पीछे। जैसे आप पीछे जाते हैं तो सेम वही फ्रंट वाला लेआउट, सिर्फ यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पॉकेट थी वो मिसिंग है। आप यहाँ पर बोतल रख सकते हैं, ग्लास नहीं रख सकते, क्योंकि वो ऐसे तिरछा जाएगा तो ग्लास का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे देखो उन्होंने मार्क भी किया है, ग्लास नहीं रखना है, देख रहे हो आप, नो ग्लास ओनली बोतल। स्पिल हो जाएगा अगर आप ग्लास रखोगे तो। सेम क्वालिटी, सेम थिकनेस, सेम क्वालिटी, सेम मटेरियल और साउंड सिस्टम तो अच्छा ही। जब हम अंदर घुसते हैं तो बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि इसमें फुटरेस्ट हटा दिया गया है। पीछे वाले पैसेंजर का व्यू कुछ ऐसा आता है, देखो आप बर्ड आई व्यू अगर पिछले वाले पैसेंजर का देखो तो ऐसा है। नी रूम मैसिव है,
कंपटीशन की शायद ही किसी गाड़ी में इतना आता हो, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक भी है कि इसकी ये वाली सीट जो है ना, जिस पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, ये वाली सीट आगे पीछे एडजस्ट नहीं होती है, ये ऐसे फिक्स रहती है। तो मैसिव आपको लेग रूम मिल जाता है, पैर इसके नीचे घुसाने की भी जगह है, तो आप आराम से स्ट्रेच होकर बैठ सकते हो। हाँ, इसमें पिछले वाली सीट में वाली प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें लेग स्प्रेड करके आराम से बैठ सकते हो। ऐसा आपको कुछ व्यू मिल जाता है। व्यू काफ़ी लग्जीरियस है, क्योंकि देखने में लेआउट बहुत सुंदर है गाड़ी का। देखने में डैशबोर्ड का लेआउट, मटेरियल्स का लेआउट काफ़ी अच्छा है। पिछली सीट में आपको ड्राइवर के पीछे मिल जाती है एक छोटी सी मैगजीन होल्डर और एक मोबाइल होल्डर इसी के अंदर। काफ़ी थॉटफुल है, लेकिन अगर विजिबल होता तो ज़्यादा थॉटफुल होता, थोड़ा सा यहाँ तक होता, क्योंकि ये कोई हाथ देगा तो उसी पता चलेगा कि यहाँ पे मोबाइल होल्डर है। पुरानी स्कॉर्पियो में यहाँ पर हुआ करता था, वो लोकेशन बहुत अच्छी थी, यूजेबल थी, हर किसी को दिखती थी और समझ में भी आती थी। सेम गोज़ फॉर दिस सीट ऑल्सो। चलो इसकी पॉलीथीन को रहने देते हैं, लेकिन इसमें भी आता है एक मैगजीन होल्डर और उसी के अंदर एक मोबाइल होल्डर। पीछे वाले पैसेंजर को मिल जाते हैं फ्लोर माउंटेड AC वेंट्स और उसका एयर फ्लो कंट्रोलर, और साथ में एक C2C मोबाइल चार्जर। आई डोंट थिंक ये फास्ट चार्जिंग है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग को शायद टैग करते हैं। इसमें मुझे फास्ट चार्जिंग वाला टैग कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, सारे मुझे स्लो चार्जर दिख रहे हैं। रूफ आपको मिल जाती है वाइट कलर की, B पिलर आपको मिल जाते हैं वाइट कलर के, C पिलर आपको मिल जाते हैं वाइट कलर के। मतलब इससे ऊपर की जो पूरी गाड़ी है वो इस कलर में है, और स्प्रिंग लोडेड आपको ये मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा टच दिया स्कॉर्पियो ने। अच्छा वो इन्होंने फिक्स वाले नहीं दिए, वो दिखने में रगड़ जरूर लगते हैं, लेकिन ये फील अच्छा देते हैं, ग्रिप अच्छी देते हैं। ये भी सपोर्ट लेने के लिए, वेट डालने के लिए नहीं है। अब चलते हैं पिछली सीट पर। पिछली सीट पे जाने के लिए अगर आप देख पा रहे हो तो आपको ये मिल जाती है 40-60 स्प्लिट में, और जैसे आप इसको हैंडल को ऐसे खींचेंगे ये टम्बल हो जाती है आगे। 1 टच टम्बल है, एक क्लिक में टम्बल हो जाती है पूरी पूरी। और पीछे मिल जाती है आपको 3rd रो ऑफ सिटिंग। बैग को हटा देते हैं यहाँ से, ओ बच्चे के डायपर भी हटा देते हैं यहाँ से। अब इसमें चढ़ना बहुत मुश्किल काम है, एक तो इसमें फुटरेस्ट नहीं है, फ्लोर बहुत ऊंचा है और अंदर तक जाना है। हाँ, महिंद्रा ने यहाँ पे स्टेप जरूर दिया है, आप पैर रख के ताकि जा सके। तो चढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, इस पर वेट डालूंगा तो टूट जाएगा, तो वेट डालते कहीं और। अगर ये सीट ऐसे फोल्डेड रहे और बैठने के लिए कहा जाए तो मैं बैठ सकता हूँ, क्योंकि देखो थाइज को मिल गए सपोर्ट। लेकिन अगर वो सीट ऊपर है तो घुटने आ गए अपने मुंह में और पैर आ गया इतना ऊपर। तो बड़े बच्चों के लिए बैठना लॉन्ग जर्नी के लिए तो बिग नो है, लेकिन छोटे बच्चे इजीली बैठ सकते हैं, उन्हें मिल जाता है एक मोबाइल होल्डर। महिंद्रा देखो वहाँ तक ठीक था, 2nd रो तक सब कुछ बढ़िया था, 3rd रो में आके इन्होंने थोड़ी सी कंजूसी कर दी, आप देख पा रहे हो। मैंने सिर्फ होल्ड किया है, मैंने ऐसा नहीं कोई ताकत वगैरह। आपके पास स्कॉर्पियो तो घर पे ट्राई करना, सिर्फ ऐसे होल्ड करना, आपको फ्लैक्स होता दिख जाएगा। एक मिल जाता है यहाँ पे स्पीकर, सेम गोज़ फॉर हियर, आपको मोबाइल होल्डर और स्पीकर। यहाँ पे शायद बूफर है, इधर एक 6 इंच का बूफर है, स्पीकर नहीं है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं फिक्स टाइप के, इन्हीं के लिए बोल रहा था कि महिंद्रा ने अच्छा नहीं है। हालांकि इनमें सपोर्ट ज़्यादा अच्छी मिलती है उनके मुकाबले में, इन्हें होल्ड करना ज़्यादा ईजी है। सीधा ऐसे हाथ दिया, हाथ में आ गया, जगह ज़्यादा होती है, फिक्स होते हैं तो ढूंढना नहीं पड़ता। तो मोबाइल होल्ड, और सेम आपका जो हैंड रेस्ट एरिया है उससे ऊपर का यहाँ पे भी वाइट है, तो ये थोड़ा स्पॉइल होने वाला है, इसे ब्लैक किया जा सकता था। आप देख सकते हो नई गाड़ी है, उसमें अभी से ही दाग थोड़े से दिखने लगे, तो इसे इग्नोर किया जा सकता था। तो कुछ ऐसी आपको 3rd सीट मिलती है। 3rd रो ऑफ सिटिंग इस गाड़ी की, क्या हर गाड़ी की लगभग बच्चों के लिए है, बड़ों को उसमें ना बैठाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर बात करें हेडरूम की, तो मैं बहुत लंबा नहीं हूँ, मैं तकरीबन 5'9" का हूँगा, 5'9" के आसपास मेरी हाइट है, और स्टिल मैं इसे थोड़ा सा ही, मतलब 1 उंगली या 2 उंगली जगह बची है इस वाले पार्ट को टच करने से, ठीक है। और पीछे आपको मिल जाते हैं 2 हेडरेस्ट, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए फटाफट शुरू करते हैं। केबिन लाइट आपको मिल जाती है इस मिडिल रो में, ये डोर ऑन ऑफ, इसे डोर पे करके छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि स्कॉर्पियो यानी कि 3rd रो में अंदर जाना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अंदर जाने से बाहर आना ज़्यादा मुश्किल है। यू वॉन्ट बिलीव मी, बट ऐसा है। अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा क्या लगता है। तो सबसे पहले डोर में आपके आ जाते हैं यहाँ पे स्विचेस। ये है लॉक अनलॉक के लिए, विंडोज़ लॉक के लिए। 4 पावर विंडोज़ हैं,
ड्राइवर वाली, सिर्फ ड्राइवर वाली ऑटो ऑफ है, और ये है मिरर एडजस्टमेंट के लिए। वही सेम ब्लैक कलर में सारे कंट्रोल्स हैं। प्रीमियम थोड़ी सी और हो सकती थी, लेकिन नहीं है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे कीलेस एंट्री नहीं है, आपको सीधा सीधा ये की इंसर्ट करने के लिए मिल जाता है अगर आपकी चाबी के बटन्स वर्क ना कर रहे हो या सेल डाउन हो तो। अंदर घुसने से पहले देखते हैं ड्राइवर सीट को। ये है आपका लंबर सपोर्ट, ये है हाइट एडजस्टमेंट, और ये है बैक रेस्ट का एंगल चेंज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। सेम सीट मटेरियल है, सेम टाइप की सीट है। सीट्स का जो इनिशियल इंप्रेशन है वो काफ़ी अच्छा है, सपोर्टिव फील होती हैं, ऐसा आपको हग करती हुई फील होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि दोनों पैरों को ज़बरदस्ती नज़दीक करने के लिए पुश कर रही है। आप ऐसे चौड़े होकर नहीं बैठ सकते, स्प्रेड करके नहीं बैठ सकते पैरों को, वो आपके पैरों को पुश करती है। अब ड्राइवर के लिए तो ठीक है, क्योंकि उसे क्लच ऑपरेट करनी है, ब्रेक ऑपरेट करना है, तो वो ठीक है, चल जाता है। लेकिन को पैसेंजर के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। स्टीयरिंग बहुत प्यारा है, लेकिन रबराइज है, लेदरेट नहीं है, ना लेदर है ना लेदरेट है, रबराइज्ड स्टीयरिंग है। एंड आई प्रीफर दिस ओवर दैट लेदरेट और लेदर, क्योंकि वो एज जल्दी दिखाता है। इस साइड आ जाते हैं ऑडियो के कंट्रोल्स, और इस साइड आ जाते हैं क्रूज कंट्रोल, और साथ में एमआईबी डिस्प्ले के कंट्रोल। मैं एक बार चाबी लगा के गाड़ी को ऑन करके आपको आवाज सुनाता हूँ कि कैबिन इंसुलेशन अब कैसी है पहले के मुकाबले। तो चाबी फ्लिप टाइप है, बटन दबाओ चाबी बाहर, चाबी को कीहोल में लगाओ। और इसमें एक खास बात है, देखो मेरे पैर क्लच पे नहीं है, फिर भी गाड़ी बिना क्लच के स्टार्ट हो गई। ये आपको ड्राइवर साइड से आपको ऐसा कुछ व्यू मिलता है। स्टीयरिंग आप देख ही चुके हो नए वाले महिंद्रा के लोगों के साथ, स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा है। इधर आ जाते हैं हेडलाइट के स्विच गियर्स, हेडलाइट ऑन ऑफ, फॉग लैंप ऑन ऑफ, टर्न इंडिकेटर लेफ्ट राइट, और ये फ्लैश। इधर आ जाते हैं वाइपर के इंडिकेटर्स। सो दिस इज़ फॉर रियर वाइपर, दिस इज़ फॉर फ्रंट वाइपर। और आप ऐसे कर सकते हैं, स्प्रे जो आता है वो सिंगल जेट्स की तरह ऐसा स्प्रेड आता है, तो ये ज़्यादा बेटर होता है, उससे पूरे शीशे को ये अच्छे से साफ क्लीन कर देता है, तो ये एक अच्छी बात है। ये एक और देखो मस्त चीज़ दिखाता हूँ। ये हमने स्प्रे किया, ये वाइपर चला, ये विंडो क्लीन हो गई। अब एक इंटरवल के बाद ये वाइपर दोबारा चलेगा एक लास्ट स्वाइप देने के लिए, ऐसे अगर कुछ विंडो पे 2-4 बूंदे बच गई हों या ऊपर से पानी लुढ़क के नीचे आ रहा हो तो उसे क्लीन करने के लिए। मैनुअल टाइप का आपको इसमें IRVM मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको सनरूफ जरूर मिल जाती है। ये वेंटिलेटेड मोड पर, वेंटिलेटेड मोड क्लोज, और ये ओपन। हाँ, इसका जो ये है शेड वो आपको मैनुअल मिलता है। यहाँ पे आपको लाइट काफ़ी प्रीमियम मिल जाती है, ऑन ऑफ, और ये विंडो के लिए ऑफ और डोर्स के लिए ऑफ और डोर्स के लिए ऑन, जो डोर के साथ खुलता है ना उसके लिए। प्लेन इसमें कुछ भी आपको नहीं मिलता है, कैसे अभी कुछ भी, लेकिन इसमें अरे वाह, इसमें भी नहीं मिलता है। पहले से स्कॉर्पियो की इस चीज़ की क्वालिटी इंप्रूव हुई है। पहले बहुत बेसिक क्वालिटी के आते थे बलेरो टाइप के, अब इसमें प्रीमियम XUV टाइप के आते हैं मोटे वाले, तो ये अच्छा चेंज है इनका। यहाँ पे आ जाता है आपको एंट्री करने के लिए एक हैंडल, जिसे पकड़ के आप हैंडल कर सकते हैं, सेम ऐसा ही जैसा कि पैसेंजर साइड पर है। ऊपर हम लोग भगवान की मूर्ति रखते ही हैं, तो उसे रखने के लिए काफ़ी अच्छी जगह इन्होंने दी है, और सीधा एकदम बढ़िया सिल्वर फिनिश आ जाती है यहाँ पर। डायरेक्शन कंट्रोल और क्लोज। अब कोई हवा आ रही है, बहुत मामूली सी हवा आ रही है, लेकिन हवा लीक है इसमें से। सेम आप कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे क्लोज। तो अगर आपको हवा नहीं चाहिए आप इन्हें बंद कर सकते हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है स्कॉर्पियन की बैजिंग, जो विजिबल नहीं है, किसी और कलर से होती तो ज़्यादा विजिबल होती। आप जैसे ही नीचे आते हैं, ये एक अच्छी खासी स्क्रीन है, उसके जस्ट नीचे ये उसके कंट्रोल्स हैं। ऑपरेशन ठीक है, ऐसा मुझे कुछ लैगी लगा नहीं, जैसा कार ऑडियो होता है उसके हिसाब से ठीक है, बढ़िया है। डायरेक्ट आप इसे दबाएंगे तो आप इस पर भी जा सकते हैं, जैसे होम पर हैं, डायरेक्ट ये दबाए तो डायरेक्ट आ जाते हैं। फ़ोन पे डायरेक्ट आ जाते हैं, उसके लिए भी शॉर्टकट बटन है। बैक के लिए बटन है, और ये स्पेशल बटन है डायरेक्ट। वाह, शॉर्टकट्स अच्छे दे रखे हैं इन्होंने। अगर यहाँ पे क्लिक करें, ये टून के लिए है, मतलब ये रेडियो के लिए है, FM के लिए है, और ये वॉल्यूम के लिए, और ये ऑफ करने के लिए।
सिंगल क्लिक से म्यूट होता है, दिख रहा है आपको आइकन आता हुआ, लेकिन अगर आप दबा के रखेंगे तो गुड बाय हो जाएगा। तो महिंद्रा अपनी उस थीम को कंटिन्यू करते हुए गुड बाय टाटा हेलो गुड मॉर्निंग वाली को, और यहाँ पे आ जाता है टाइम। उसके जस्ट नीचे आते हैं एसी कंट्रोल्स। एसी मैनुअल है, लेकिन आपको लुक एंड फील जो है ना वो ऑटोमेटिक वाला है। यहाँ पे टेम्परेचर सेटिंग, आपको कहाँ हवा चाहिए, एयर डायरेक्शन, और एसी ऑन ऑफ, रिसर्कुलेशन मोड ऑन ऑफ, और ये पीछे वाला डिफॉगर ऑन करने के लिए बटन है, ये हवा की वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए। इसमें ऐसा कोई भी बटन बीच में है नहीं। नीचे आया तो ऑटो ऑन ऑफ के लिए, और ये ESP ऑन ऑफ करने के लिए, ESP नहीं बोलेंगे इसे, सॉरी, कुछ तो बोलते हैं, मैं इसे करेक्ट कर दूंगा, नीचे लिख के करेक्ट कर दूंगा मैं इसे। और ये हिल होल्ड असिस्ट के लिए, और ये ड्राइव मोड के लिए। इसमें ड्राइव मोड आते हैं जिप, जैप और जूम। इन स्विचेस के जस्ट नीचे आ जाता है पैसेंजर एयरबैग का स्टेटस, प्लस में 1 ऑक्स और 2 USB कनेक्टर्स, एक चार्जिंग के लिए और एक आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है म्यूजिक सिस्टम से, इस म्यूजिक सिस्टम से। सेंट्रल कंसोल में आ जाता है यहाँ पे 2 कप होल्डर्स। गियर नॉब इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये गियर नॉब जो है कॉलर टाइप है, मतलब इसमें रिवर्स आप देख रहे हो, यहाँ एक के साइड में, एक के लेफ्ट में रिवर्स है। तो अगर ये आपको रिवर्स इंगेज करना है तो इस कॉलर को आपको लिफ्ट करना पड़ेगा और तब रिवर्स इंगेज होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फर्स्ट लगेगा। देखो बिना कॉलर उठाए यहाँ तक जा रहा है गियर नॉब, और कॉलर उठाती यहाँ तक गया है, तो एक डिफरेंस है। और ये गाइड भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि कॉलर लिफ्ट करके अगर रिवर्स यहाँ पे किसी में भी दिया हो तो कहते हैं कॉलर लिफ्ट करके उठेगा या गियर नॉब दबा के उठेगा। जैसे जर्मन्स में, आजकल तो हुंडई में भी दबाने वाला सिस्टम आ गया, पहले हुंडई ये प्रीफर करती थी उठाने वाला। ये आ जाता है मैनुअल हैंड ब्रेक, और इधर आ जाता है एक छोटा सा कंपार्टमेंट आपके चौड़े से है आर्मरेस्ट के नीचे। ये आर्मरेस्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा, आर्मरेस्ट लाजवाब है। हाँ सॉफ्ट नहीं है, ये भी हार्ड प्लास्टिक है। अदर देन दिस स्टीयरिंग, जितने भी टच पॉइंट्स हैं सारे हार्ड प्लास्टिक है, जो कि सॉफ्ट होने चाहिए थे। क्योंकि इस गाड़ी की जब ऑन रोड प्राइस आप 19 लाख रुपए दे रहे हैं लगभग, जब आप 19 लाख रुपए किसी चीज के दे रहे हैं तो उसके बाद आपको वो 19 लाख रुपए मतलब फील आना चाहिए। तो वो फील कब आता है, जब आप कहीं पे भी हाथ लगाओ सॉफ्ट लगे। यही मटेरियल अगर थोड़ा सा यहाँ पर होता या यहाँ पर होता, रबराइज्ड ही होता, चाहे बेशक से लेदरेट नहीं होता, रबराइज्ड ही होता, लेकिन अगर होता तो वो ज्यादा बेटर लगता। तो शेयर करते हैं इसका ड्राइव एक्सपीरियंस, क्योंकि इसका सबसे बेस्ट जो प्लस पॉइंट है वो ड्राइव एक्सपीरियंस ही है। सीट बेल्ट हमने लगा ली है, गाड़ी को हमने अच्छे से देख लिया है, तो इसे चला के देखते हैं। इनिशियल जो भी हुआ उससे मैं ये कह तो सकता हूँ कि कम से कम इसमें झोल अभी भी है। ठीक है, पहले जितना नहीं है, लेकिन इसमें झोल गाड़ी अभी भी मारती है। तो एक बार यू टर्न ले लेता हूँ, उसके बाद ज़्यादा अच्छे से देखेंगे हम लोग। मैंने भी बैक गियर में लगाया था इसे, और बैक की जगह मैंने 5th में लगा दिया, 6th में लगा दिया, 5th में भी नहीं, बैक की जगह पर, क्योंकि रिवर्स अपनी यूजुअल स्पेस में नहीं। गाड़ी है तो बहुत बड़ी, देखो 2 स्टेप टर्न से चाहिए ही चाहिए। 2 लेन का रोड है, लेकिन हमें फिर भी 2 स्टेप टर्न लेना पड़ गया। हाँ रोड से नीचे उतार के मैं ले सकता था, लेकिन नहीं, जब हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो जेन्युइन तरीके से करेंगे जैसे होना चाहिए। गाड़ी में पावर की कोई कमी नहीं है, आप किसी भी गियर में कहीं पे भी पंजा रखो उड़ती है। डीजल इंजन है महिंद्रा का, वो भी इतना फेमस डीजल इंजन कि ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ज़्यादा बिक्री है महिंद्रा की गाड़ियाँ इस डीजल इंजन की वजह से। मैसिव पावर 200 bhp, आप ये मान के चलो कि 2 ब्रीजा हैं इसके अंदर। 2, अगर आपको याद हो तो पहली जो फर्स्ट जनरेशन जो
रैपिड थी स्कोडा की, उसमें 106 bhp आती थी, तो 2 वो हैं इसके अंदर, और फिर भी इंजन में इतनी सारी जगह बची हुई है। तो इंजन में कोई कमी नहीं है। सस्पेंशन पहले से बेटर है, गाड़ी में आवाज़ बिल्कुल नहीं आती। जो पहले कहीं रफ पैचेस पे जाते थे या ब्रेकर पे से कूदा देते थे तो एक आवाज़ आती थी खड़ड़ खड़ड़, वो वाली आवाज़ें इसके अंदर ख़त्म हो चुकी हैं। सस्पेंशन बहुत वेल ट्यून्ड है। हाँ, झोल अभी भी मारती है, देखो 30 की स्पीड है, ये वाला झोल मारती है ये, जो पहले से तकरीबन 70% के आसपास कम है। जो कम नहीं है वो है पावर, क्योंकि वो तकरीबन 40 bhp या 50 bhp 150 bhp का इंजन आता था शायद पहले, तो वो 50 bhp के आसपास बढ़ चुकी है अब। 6 स्पीड गियर पे हम पहुंच चुके हैं 5 स्पीड की जगह पे। तो एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको हाईवे क्रूजिंग ईज मिल जाती है, आपको थोड़ी सी बेटर फ्यूल इकोनॉमी मिल जाती है। महिंद्रा बहुत ज़्यादा फेमस है अपने इंजन्स के लिए। हाँ, इंजन्स के लिए, डीजल के लिए फेमस है क्योंकि पावर, पिकअप, एवरेज सब मिलता है। उसके बाद एक इंजन आता है पेट्रोल, फेमस है क्योंकि वो सिंगल डिजिट, अगर आपने पंजा दबा दिया तो आप मान के चलो कि वो 5 की भी एवरेज दे सकती है, इतना बेशर्म इंजन है वो। तो हम ये सोच तो लेते हैं कि भाई पेट्रोल ले लेते हैं, 15 साल चलाएंगे, लेकिन वो चलती ही नहीं है। 5 की एवरेज का कोई तुक बनता है? 5 की एवरेज में गाड़ी चलती कहाँ है, चलेगी कहाँ 5 की एवरेज में? तो ऐसा भी होता है। तो महिंद्रा बहुत ज़्यादा फेमस है पेट्रोल इंजन में अपनी लो फ्यूल इकोनॉमी के लिए, लेकिन पावर उसमें भी अच्छी है, पावर उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। पावर एकदम मैच करती है अपने डीजल इंजन से, और अच्छी इकोनॉमी, अच्छे पावर फिगर के लिए फेमस है अपने डीजल इंजन के लिए। ड्राइवेबिलिटी बहुत ज़्यादा ईज है। जिस पोस्चर में भी बैठा हूँ, सीट जितनी सपोर्टिव, मतलब एक होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सीट है तो वो आपकी फटीक करने लगती है आपकी मांसपेशियों में कुछ किलोमीटर्स के बाद। 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर चलाने के बाद आपको फटीक फील होगा। एक हार्ड सीट होती है जिस पर आप इनिशियली बैठने में भी कहते हैं यार इस पे तो नहीं बैठना। तो मिक्स है बीच का, जो आपको इनिशियली बैठने में ठीक लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म बैठने में आपको वो उतनी ही ज़्यादा सपोर्टिव भी लगती है। तो इस मिस बैक के में बहुत ज़्यादा जरूरत होती है जब हम हाईवे क्रूजर की बात कर रहे होते हैं। सपोर्ट अच्छा है सीट में, साइड सपोर्ट अच्छा है, थाई सपोर्ट अच्छा है, ऑल इन गुड। सपोर्ट बहुत अच्छा है, सीट की शेप बहुत अच्छी है, ठीक है। स्टीयरिंग का फील बहुत अच्छा है। ये स्टीयरिंग खा गया मार्केट में, पता ही नहीं कितनी गाड़ियों को खा गया स्टीयरिंग। फॉर्च्यूनर, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो फॉर्च्यूनर ओन करते थे लेकिन वो स्कॉर्पियो पे स्टेप डाउन हुए हैं क्योंकि इसका जो स्टीयरिंग फील है वो बेटर है फॉर्च्यूनर से। अब बहुत सारे लोग इस पे कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये वो अलग सेगमेंट की गाड़ियां हैं, वो डी सेगमेंट है, ये सी सेगमेंट है, मुझे भी पता है ये बात। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि इसका स्टीयरिंग का जो फील है, जो स्टीयरिंग का फीडबैक है, वो अपने सेगमेंट से ऊपर की गाड़ियों को टक्कर देता है। इतनी ईज ऑफ ड्राइविंग। महिंद्रा भी तो पहले हाइड्रोलिक यूज करती थी, लेकिन हाइड्रोलिक से वो शिफ्ट हुई है, क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रॉनिक पर। तो उन्होंने भी तो कुछ सोच समझ कर स्टेप डाउन किया होगा। ऐसा नहीं है कि टोयोटा के पास इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील है ही नहीं, उनके पास भी है, अपनी दूसरी गाड़ियों में यूज करते हैं। फॉर्च्यूनर में क्यों नहीं यूज करते ये उन्हें पता होगा, हो सकता है फॉर्च्यूनर के बायर्स को वो पसंद हो, लेकिन एक बायर होता है जो गाड़ी फील के लिए लेता है, तो ये स्टीयरिंग उससे ज्यादा बेटर फील देता है। ये भाई सेकंड्स लेता है 100 पहुंचने में। रोड कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये सेकंड्स लेता है 100 पहुंचने में। बेहतरीन, ब्रिलियंट इंजन। 6th गियर में अभी हम क्रूज कर रहे हैं, 78 की हमारी स्पीड है। और अब आप देखो इसे, कुछ पता नहीं चल रहा 90 की स्पीड में, ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मल सी गाड़ी चला रहा हूँ, 50-60 की स्पीड हो। इतनी ये लाइट फील हो रही है गाड़ी मेरे को। इसकी मतलब आप कंपैरिजन ऐसे लो कि ये होंडा सिटी से 200 mm ज़्यादा लंबी है, तकरीबन 20 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी है, लेकिन चलाते टाइम ऐसे लग रहा है जैसे मैं ब्रीजा चला रहा हूँ। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है मुझे दे रही है। मतलब इसकी जो मैन्यूवरिंग है, जो इसकी हैंडलिंग है, जो इसकी रोड पे जो ये कैपेबल है मूव होने में, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि मेरे कंट्रोल्ड में गाड़ी है, मैं गाड़ी से बड़ा हूँ, गाड़ी मेरे से छोटी है। तो ऐसा लगता है जैसे वेन्यू चला रहा हूँ, ब्रीजा चला रहा हूँ,
या कोई सेडान चला रहा हूँ, सेडान तो नहीं कहूँगा, सेडान के मुकाबले इसमें झोल ज़्यादा है, तो वैसा फील देती है। पता जब चलता है जब आप ऐसे किसी वेन्यू के पड़ोस में आते हो। लिटरली मैं इसकी छत पे बैठा हुआ हूँ और बहुत हाइट पर हूँ मैं इसके मुकाबले, तो पता तब चलता है जब आप ऐसे किसी गाड़ी के साइड में आते हो। तो मुझे ये गाड़ी बहुत सही लगी, फील में, फीचर्स में, क्वालिटी में। क्वालिटी थोड़ी सी और इम्प्रूव कर देना अगर महिंद्रा, जैसे इन्होंने आगे ये प्लास्टिक यूज़ की है, ये फ्लेक्स नहीं होती, ऐसी प्लास्टिक अगर ये थर्ड रो में भी यूज़ करती ना तो मैं कहता हाँ इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। थर्ड रो में जाके जो इन्होंने प्लास्टिक को अपना मुंह दिखाया है ना, वो लेट डाउन है एक। बट थर्ड रो मैक्सिमम लोग जो है सामान ढोने के लिए यूज़ करने वाले हैं, पैसेंजर्स के लिए वो सीट ना के बराबर लोग यूज़ करने वाले हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसमें कुछ बुराई भी नहीं है, लेकिन आगे की तरफ भी कुछ रेबराइज देना था, सॉफ्ट टच मटेरियल्स देने थे, कुछ वैसी चीज़ें देनी थी। एटलीस्ट हैंड रेस्ट जैसी जगह पर जहाँ पर आपकी कोहनी लगेगी, आप अगर हाईवे पर चल रहे ऐसे रखें तो आप खुद को फील होगा कि यहाँ पे कोई कपड़ा रख लेता हूँ तो मेरे को ज़्यादा बेटर फील होगा। तो अगर इन कमियों को और महिंद्रा पूरी कर दे, वैसे महिंद्रा शायद हो सकता है आप जान के ना कर रहा हो, क्योंकि फिर ये XUV 700 की टेरिटरी में चली जाएगी और वहाँ पर सेल खाएगी, क्योंकि वो सब सारी चीज़ें XUV 700 पे है और प्राइस में छोटा सा ही मार्जिन है। जो 20 लाख रुपए खर्च कर रहा है वो 25 भी खर्च कर सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो छोटा सा मार्जिन है। तो ये XUV 700 की सेल खाएगी शायद, हो सकता है इसलिए इन्होंने डेलिबरेटली ये सब ऐसे रखा हो। बाकी ये था हमारा आज का रिव्यू, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े आपके अपने चैनल देसी ऑटो फोरम से। थैंक यू, बाय बाय।